अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है थीम्स इन अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने समरी बताई थी केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ की, और उसके अलावा बैकग्राउंड और टाइटल सिग्निफिकेंस बताई थी। आज हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो है जी हमारा थीम्स के। थीम्स क्या थे नावल के अंदर मोहम्मद हनीफ के अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ के। सो लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर। थीम्स क्या क्या थे हमारे पास। सबसे पहले आ जाता है पावर एंड करप्शन। द सेकेंड वन इज़ ऑपरेशन एंड सेंसरशिप। थर्ड वन इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स। द फोर्थ वन इज़ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। एंड द फिफ्थ वन इज़ कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेयल। अब हम लोग एक एक करके इन सबको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये थीम्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं हमारे नावल के अंदर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है जी पावर एंड करप्शन। पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जब 1988 के दौरान किस तरह से करप्शन की जा रही थी। मतलब कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर था, लेकिन वहाँ पर जितने भी उनके ISI था ना, उसके अंडर कंट्रोल था सारा कुछ, जिसका नाम था जी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान। वो था चीफ ऑफ ISI जो जनरल ज़िया के अंडर काम करता था। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपने बता देना है जी कि करप्शन किस तरह से उन्होंने की थी। ISI को चार्ज दिया जाता था पाइपिंग एसेट्स का एंड वेपन्स टू द अफ़गान मुजाहिदीन। यहाँ के पाइपिंग एसेट्स दिए जाते थे और कहा जाता था कि वेपन्स लेके जाए जाए अफ़गान मुजाहिदीन के लिए। लेकिन इस बुक ने बताया है सबको कि उन एसेट्स का गलत इस्तेमाल किया जाता था और वो मुजाहिदीन को नहीं थे पहुँचाए जाते। ठीक है, जिसकी वजह से द मिलियंस आर ऑक्यूपाइड समवेयर एल्स टू पीपल विद ग्रेट इन्फ्लुएंस चीफ अमंग हुम जनरल अख्तर। ठीक है, कि यहाँ पर पावर एंड करप्शन किस तरह से थी कि उस टाइम पीरियड पे जनरल ज़ियाउल हक की पावर थी और उसके मतलब अंडर बहुत ज़्यादा बुरे काम हो रहे थे। मतलब कि जो एसेट्स वगैरह दिए जाते थे पाइपलाइनिंग के लिए, पाइपिंग के लिए और मुजाहिदीन को वेपन्स पहुंचाने के लिए, वो उनको नहीं थे पहुंचाए जाते और वो करप्शन की जाती थी। एक तरीके से हम लोग ये भी बात कह सकते हैं कि पावर और करप्शन का आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है कि पावर जिसकी होगी ना वो करप्शन अच्छे तरीके से कर सकेगा। ठीक है जी, कि जनरल ज़िया के दौर में, नावल के मुताबिक जनरल ज़िया के दौर में बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती थी। इसमें अब कोटेशंस कौन कौन सी आपने ऐड करनी है जी। अपने क्वेश्चन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपने बताना है कि जनरल ज़िया ने जो जनरल अख्तर था उससे क्या कहा था जी। आई एम द ओनली पर्सन इन दिस कंट्री हु कैन लुक इनटू द आइज़ ऑफ गॉड एंड टेल हिम व्हाट टू डू। ठीक है जी, एक ये कोटेशन आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कोटेशन लिखनी है, वी नीड अ मैन हु इज़ करप्ट बट प्रिडिक्टेबल। ये दो कोटेशंस आपने लिखनी है। उसके बाद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से करप्शन चल रही थी कि पाइपिंग एसेट्स और वेपन्स जो थे अफ़गान मुजाहिदीन को नहीं थे पहुंचाए जा रहे, जिसकी वजह से मिलियंस जो है ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे। ये करप्शन उन्होंने की थी जनरल ज़िया के दौर में, जो कि बुक के अंदर इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी ऑपरेशन एंड सेंसरशिप। कि ऑपरेशन और सेंसरशिप किस तरह से थी। ऑपरेशन से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि किसी को ऑप्रेस किया जा रहा है। और सेंसरशिप से क्या मतलब होता है। सेंसरशिप ये होता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को वो दिखाना जो कि आप लोग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन कहाँ पे था जी। जनरल ज़िया के जो था पावर थी उसके पास, तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर, डिसअपीयरेंस और किलिंग वगैरह उसने मोहम्मद हनीफ ने अपने नावल में शो की है कि किस तरह से उस दौरे हुकूमत में ऑप्रेस किया जा रहा था लोगों को। जिस तरह के अब आप इसका ज़ैनब का वाक़या ले सकते हैं कि ज़ैनब का गैंग रेप हुआ था, बट फिर भी किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था और ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि उसको सेंटेंस कर दिया जाए अनटिल कि वो मर ना जाए। ठीक है, किस तरह से सेंटेंस करने का हुक्म दिया था कि उसको पत्थर मार मार के इतना मारना है कि वो मर जाए। तो ये बात आ जाती है कि पावर की वजह से उन्होंने ऑप्रेस कर लिया था लोगों को। एक चीज़ आ जाती है ऑपरेशन की। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास सेंसरशिप। सेंसरशिप किस तरह से कि सोशल मीडिया पर लोग ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर वो चीज़ दिखाते हैं गवर्नमेंट की या फिर मिलिट्री की जो वो दिखाना चाहते हैं। तो मोहम्मद हनीफ ने इस चीज़ से भी पर्दा उठाया है कि बट पीपल वर अलाउड टू रीड, वॉच एंड लिसन।
कि ये भी पहले ही प्री प्लान्ड होता है कि क्या लोगों को दिखाना है, सुनाना है और पढ़ाना है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है हमारी। अब यही देख लें कि पाक स्टडीज़ के बुक के अंदर इतना कुछ जो है ना चेंज कर दिया गया है। यही सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखाई गई हैं, जो मेन प्लॉट्स हैं वो दिखाई नहीं गई है, क्योंकि हमारी लाइफ को सेंसर कर दिया गया है। जिस तरह से गवर्नमेंट हमारी चाहती है, मिलिट्री चाहती है, वही बात हम लोगों तक पहुँचे बस। ठीक है जी। अब इसमें कोटेशंस क्या आ जाती हैं? इन दिस कंट्री यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू द राइट वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर इवन आवर ड्रीम्स आर सेंसर। हमारे ड्रीम्स तक को सेंसर कर दिया हुआ है। आगे द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब ग्लोबल का क्या मतलब होता है? मतलब दुनिया में किस तरह से पॉलिटिक्स चल रही है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ मिलकर किस तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं। इस नावल के अंदर इन्वेस्टिगेट किया गया है कि जी जनरल ज़िया की और प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया की आपस में बड़ा रिलेशनशिप था एक इंडिविजुअल लेवल पर। ठीक है। और इनकी आपस में अच्छी कोलैबोरेशन थी और ये मिलकर पॉलिटिक्स चलाते थे कि किस तरह से किसी चीज़ को आगे लेके चलना है। और इसके अलावा ने अमेरिकन could not predict the consequences engages religious fanatics with arms and cash, which later on promote the heartbreaking 9/11। सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, ये सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ही चलता है। ठीक है। जो कि बुक में मोहम्मद हनीफ ने एक्सप्लोर किया हुआ है कि किस तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स की जाती है, कि सब जो उनके गवर्नमेंट के लोग होते हैं आपस में मिलकर किस तरह से कोलैबोरेशन करके तो बात को आगे पहुंचाते हैं। ठीक है जी। हमने कौन कौन से पॉइंट्स कर लिए? पावर एंड करप्शन, ऑपरेशन एंड सेंसरशिप, एंड द थर्ड वन इज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। आइडेंटिटी किसी की शनाख्त अब किस तरह से? अब इसमें जो मेन आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग को शो करता है वो है अली शिगरी का करैक्टर। अली शिगरी का करैक्टर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग के थीम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। किस तरह से जी? कि अली शिगरी के का एक ट्रुथ था कि मिलिट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका वालिद साहब खुद मिलिट्री में थे। बट क्या हुआ जी, जब उसके फादर की डेथ हो गई तो उसको लगा कि मेरे फादर की डेथ नहीं हुई थी, उन्होंने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि उनको किल किया गया था, किसी ने उनको मारा है। और ये मेजर कियानी जो ISI था उसने जनरल ज़िया के कहने पर किया है ये सारा कुछ। इन सारी बातों ने मिलकर जो अली शिगरी था उसकी आइडेंटिटी को शेक करके रख दिया था। उसके अलावा यहाँ पर जो एक और आ जाती है बात, वो ये थी कि उसकी मेमोरी ऑफ मदर की मेमोरी किस तरह से थी कि उसकी माँ ने भी उसको अबंडन कर दिया था जब वो छोटा सा था। तो इस बात ने भी उसके अंदर बहुत सेंस ऑफ लॉस क्रिएट किया कि मैं हूँ कौन। ठीक है। जिस बात पर वो ये कोटेशन कहता है, इट वॉज एज इफ़ माई इंटायर चाइल्डहुड हैड बीन जस्ट अ रूमर and know as a grown up I had invent a childhood for myself। I had invent a childhood for myself। ठीक है जी। समझ आ गई आपको कि आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग में अली शिगरी का कैरेक्टर अच्छे तरीके से हम लोगों को एक्सप्लेन हो जाता है और समझ आ जाती है कि इसमें हम लोगों ने किस तरह से लेकर चलना है चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास थीम कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेयल। कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेयल में बेसिकली धोखा, किस तरह से धोखा दिया गया है। इस नॉवल के अंदर मोहम्मद हनीफ ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। किसके करैक्टर के थ्रू? अली शिगरी के करैक्टर के थ्रू, कि अली शिगरी के फादर की डेथ हो गई थी। हालांकि सब लोगों ने यही एक्सप्लेन किया कि उसने सुसाइड किया, बट इन रियलिटी उसको मर्डर किया गया था, जिसका रिवेंज जो है उसने पूरे नावल में अली शिगरी ने लिया है, किससे? जनरल ज़ियाउल हक से उसकी प्लानिंग की है। ठीक है जी। तो इसमें उसको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, किस तरह से? पर्सनली एंड पॉलिटिकली। ठीक है। उसकी इसमें लॉयल्टी को टेस्ट किया गया है। पावर का यूज़ करते हुए उन्होंने इस बात को बता दिया है कि अगर पावर हो इंसान के पास तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कि एक मर्डर को सुसाइड भी दिखा सकता है। ठीक है जी। तो इसकी कोटेशन सब क्या आ जाती हैं? कॉन्स्पिरेसी एंड बिट्रेयल की। इन दिस गेम लॉयल्टी इज़ अ लायबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज़ the only thing more dangerous than a soldier who does not know his orders is a soldier who thinks for himself। ठीक है। अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है, मेन पॉइंट्स निकाल कर। उसके बाद आपने ये कोटेशंस लर्न बाय हार्ट करनी है। फिर जब आपको ये याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से और आप क्वेश्चन के अंदर ये अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। होप्स हो कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। थैंक यू सो मच।